नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आसमां था मगर सर झुकाकर चलता था। जी हाँ, आज उस शख्स की बात पूरा ज़माना कर रहा है, जिन्होंने 92 साल की उम्र में इस दुनियाए फ़ानी को अलविदा कह दिया। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि 2004 से 2014 तक 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। आज नम आंखों से पूरा देश उनको याद कर रहा है। वो लोग भी जो उनके सबसे बड़े क्रिटिक रहे, जिन्होंने कोई मौका उनको क्रिटिसाइज करने का, नीचा दिखाने का और नहीं छोड़ा, आज वो भी उनको याद कर रहे हैं। उनके जरिए इस देश पे किए गए योगदान को वो याद कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी तस्वीर आप फिलहाल स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने देश के नाम जब संबोधन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस उनके निधन के बाद, तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, उनके शान में कसीदे पढ़े। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदा थे, जब वो प्रधानमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री नहीं भी रहे, तो उनके लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, किस तरह से उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलने वाला प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मौन मनमोहन सिंह, रेनकोट पहनकर शार लेने वाले, नहाने वाले प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और ना जाने क्या-क्या चीजें, क्या-क्या तमगे उनके उनके सर जो है वो सजाए गए। लेकिन मनमोहन सिंह ने, जिसके लिए वो जाने जाते थे शालीनता से, जो उनके अंदर वो उनकी ह्यूमिलिटी थी, जो उनका काम बोलता था और वो खामोश रहते थे, आज देश उसी के लिए उनको याद कर रहा है। आज देश के पास जो प्रधानमंत्री हैं, वो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। उनकी ओरेटरी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत जबरदस्त ओरेटर हैं। लेकिन जबरदस्त ओरेटर का मतलब ये नहीं होता है कि आप लंबी-लंबी बातें करें और आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हो। आप जो बोलें उसमें सत्य दूर तक भी छू के ना गुजरा हो। और एक वो थे मनमोहन सिंह, जब वो यूएस असेंबली में गए, वहां पर गए, उनकी पार्लियामेंट में गए, तो पूरी पार्लियामेंट जो है तालियां बजाकर उनका उन्होंने स्वागत किया। ये वो मनमोहन सिंह हैं जिनसे पत्रकार सवाल पूछा करते थे, सख्त से सख्त सवाल पूछा करते थे और वो उसका जवाब देते थे बहुत ही शालीनता से, बिना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई किए हुए। ये वो मनमोहन सिंह हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 117 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 3 जनवरी 2014 को की, जिसमें 100 से ज्यादा पत्रकार वहां पर मौजूद थे और लगभग 70 के करीब सवाल उनसे पूछे गए। हर सख्त सवाल उनसे पूछा गया और हर सवाल का जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया, जिस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री को दिया देना चाहिए। और जैसे देश के पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल पूछे गए, तमाम सख्त सवाल। उस वक्त में पत्रकारिता हुआ करती थी। उस वक्त जो चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, वो चौथा स्तंभ अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभाता था। और आज का चौथा स्तंभ आप देखिए किस तरह से एक पार्टी, एक नेता के आगे नतमस्तक है। वो नेता जिनको बहुत कहा जाता है मजबूत प्रधानमंत्री हैं, जो उनके नाम के आगे बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं, उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। उनसे जब बात की जाती है, वही पत्रकार जो मनमोहन सिंह से सख्त उनकी नीतियों, उनके ऊपर उठाए गए सवाल कि किस तरह से वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, किस तरह से तमाम चीजें 7 जनपद से तय होती हैं, ये सब उनसे सवाल पूछे जाते थे। हर चीज उनसे पूछी जाती थी, उसका बेबाकी से जवाब वो दिया करते थे और उनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था। और जो जिन प्रधानमंत्री को मजबूत कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री आप ये देखिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। और बेशर्मी और डिटाई उस मीडिया की आप ये देखिए कि जो मनमोहन सिंह से जब सवाल पूछे थे, वही पत्रकार प्रधानमंत्री से पूछते हैं आप कौन सा टॉनिक लेते हैं और बटुए में आप क्या रखते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये सब आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज वही पत्रकार बेशर्मी से, ढिठाई से
जिन्होंने मनमोहन सिंह की छवि को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उनको भ्रष्टाचारी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उनको कमजोर प्रधानमंत्री बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज वो भी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। आज वो ये बताते नहीं थक रहे हैं कि वो कितने ग्रेट प्रधानमंत्री थे, कि उन्होंने देश को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया, उन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, उन्होंने आधार स्कीम दी, उन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देश को दिया, उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट उन्होंने दिया, उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स के लिए बहुत मजबूती से उन्होंने काम किया, सच्चर कमेटी उन्होंने बनाई, और उनके बयान जिस पे उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, हालांकि उस तरह से उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन एक प्रधानमंत्री को सबसे निचले स्तर पर खड़े हुए जो जो जनता है, जो शख्स है, उसका हाथ पकड़ के कैसे ऊपर उसको लाया जाए, ये सब मनमोहन सिंह करते हुए नजर आए। माइनॉरिटीज के हुकूक के लिए, मुसलमानों के लिए जिस तरह की उन्होंने बातें कही, जो कुछ उन्होंने स्टैंड लिया, वो सब आज हमारे सामने है और एक नजीर की तरह सामने है। ये वो प्रधानमंत्री रहे जिन्हें आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है, जिन्हें आर्थिक सुधार जो की क्रांति लाने के लिए जिनको जाना जाता है, जिनको मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी के रचयिता के तौर पर जाना जाता है। एक वो वक्त था जब पहली बार वित्त मंत्री वो बने थे 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और तब 2 हफ्ते की परचेजिंग पावर ही सिर्फ देश के पास बची थी, और ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, उन्हें माफ कीजिएगा वित्त मंत्री बनाया गया था, और उन्होंने उस सबसे मुश्किल दौर से देश को बाहर निकाला था। रिसेशन का वक्त था, पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी और लग रहा था कि जैसे इकोनॉमी देश की बिल्कुल गर्क में चली जाएगी। तब वो वक्त था, तब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और उन्होंने देश को इस पूरे मुश्किल वक्त से बाहर निकाला है। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर, और जितनी पदों पर वो रहे, उन तमाम पदों पर रहते हुए उन्होंने देश की किस तरह से खिदमत की है, या देश को किस तरह से मुश्किल दौर से उन्होंने निकाला है, बिना बड़बोलापन कोई किए हुए, बिना झूठ कोई बोले हुए, बिना लाग लपेट कोई किए हुए, जिस तरीके से जो भी वो बात करते थे, बहुत सहजता से, बहुत शालीनता से, बहुत ह्यूमिलिटी थी उनके पूरे के पूरे हाव भाव में। आज यही वजह है कि उनके राजनीतिक दुश्मन भी उनको इस तरह से याद करते हैं। यूं तो हर इस दुनिया से जाने वाले शख्स को महान बताने की प्रथा रही है, लेकिन मनमोहन सिंह के सर पर इस तरह के अनेकों ताज सजे हुए हैं, जिनको जितनी बार कहा जाएगा वो नाकाफी ही साबित होता है। और खुद मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी है। तो उन्होंने कई बार जब जब खामोशी इख्तियार की, उन्होंने न जाने कितने जवाबों की जो लाज थी उसको रखा, ये उन्होंने अपनी बात को रखा। ज्यादातर वो अंग्रेजी में भाषण दिया करते थे, लेकिन बहुत बार हमने देखा कि पार्लियामेंट में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, और शेरो शायरी के जरिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत सहजता से उन्होंने कह दी। एक वो वक्त था, एक आज का वक्त है। तब वो तो उस वक्त में पत्रकार सवाल पूछा करते थे, लेकिन यूएपीए लगाकर उनको जेलों में नहीं डाला जाता था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस तरह से नहीं बनाए जाते थे, सवाल पूछने पर पत्रकारों की नौकरियां नहीं जाती थी, सवाल पूछने पर पत्रकार जो है वो जॉबलेस नहीं हो जाते थे, और पत्रकारों का हश्र ये नहीं होता था कि उन्हें अपने होंठ सी ले जाए। लेकिन आज का ये दौर है, एक मजबूत प्रधानमंत्री का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, सत्यता क्या है वो हमारे सामने है, और उनके सामने जो कुछ हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि देश के लिए नरेंद्र मोदी डिजास्टर्स साबित होंगे। ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि मेरिट की बात तो आप छोड़िए, लेकिन वो देश के लिए डिजास्टर्स प्रधानमंत्री साबित होंगे। और आज देश देख रहा है, लगभग 11 साल, 10.5 साल हो चुके हैं, कि क्या देश का हाल है, देश की इकोनॉमी कहां पहुंच गई है, देश किस तरह से गर्क में पहुंच गया है। एक वो वित्त मंत्री थे, और एक आज की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो बहुत गर्व से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आकर कहती हैं
कि आपने 10 लाख में अगर गाड़ी खरीदी तो आप उस वक्त भी टैक्स पे करेंगे, और जब आप दोबारा से अब अपनी गाड़ी बेचेंगे, जब आपको नुकसान हो रहा होगा, तो उस नुकसान पे भी आप सरकार को टैक्स देंगे। और बहुत ढिठाई बेशर्मी से वो ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर लोगों के सामने कह लेती हैं, जहां पर सवाल पूछने की तो उनसे हिम्मत नहीं होती, और सवाल पूछो भी तो किस एरोगेंस के साथ वो जवाब देती हैं। जो पक्ष और विपक्ष की एक हेल्दी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सख्त से सख्त सवाल पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के नेता पूछा करते थे और उसका जवाब मनमोहन सिंह दिया करते थे, लेकिन आज वो सब कुछ खत्म हो गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, अपना भाषण देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। वो सब कुछ तो अब खत्म हो गया, क्योंकि जब जब सवाल पूछे तब तब आपको पता है कि चुने हुए पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी क्या कुछ नहीं होता है। तो हम जैसे पत्रकारों ने पत्रकारिता का वो सुनहरा दौर देखा है। मैं उस वक्त 20 साल के करीब पत्रकारिता करते हुए मुझे हो गया, और मैंने वो पूरा दौर देखा है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो हम जैसे पत्रकार सख्त से सख्त सवाल उनसे पूछते थे, लेकिन कभी हम जैसे पत्रकारों को अपनी नौकरी नहीं गंवानी पड़ी। और आज आप देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है, और वो पत्रकार जो तब भी मलाई चाट रहे थे, आज भी मलाई चाट रहे हैं, और सत्ता के आगे आज वो नतमस्तक है, और तब वो बड़े शान से सवाल पूछा करते थे। आज उनकी बेशर्मी पर सिर्फ हंसी ही आ सकती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की भविष्यवाणियां जो है तमाम सत्य साबित हो रही हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और जो मीडिया की बेशर्मी है, जो ढिठाई है, वो कैसे खुलकर सामने आ गई है। ये सब भी आपको इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इससे पहले मेहमानों के पास जाऊं, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो एआईसीसी के दफ्तर में रखा जाएगा, उनके अंतिम दर्शन के लिए भी, और उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, और उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश लगातार नम आंखों से अपने प्रिय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि भी दे रहा है, उनके कामों को याद भी कर रहा है। और अगर किसी को लगता है उनके काम से अगर वो उस तरह से शायद पसंद भी ना करे, तो क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इसकी आजादी आपको है। सीधे चलती हूँ अपने मेहमानों के पास। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, जिनसे इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एडिटर जी फाइल्स के अनिल त्यागी जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ अंसारी साहब जुड़ गए हैं। यूसुफ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। दोनों वो पत्रकार भी हैं जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी दौर देखा है, उससे पहले के प्रधानमंत्रियों का भी दौर देखा है, और आज नरेंद्र मोदी का जो 10.5 साल का कार्यकाल है वो भी सब देखा है, उसको आंका है, जाना है, उनकी पॉलिसीज को भी बहुत अच्छे से देखा है, और इसीलिए इन दो पत्रकारों को मैंने यहाँ पर बुलाया है। शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह से याद किया जाएगा, और खासतौर पे बात में यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी बातें उनकी पॉलिसीज को लेकर, उनकी गवर्नेंस को लेकर सुबह से हो रही हैं, और कंपेयर भी किया जा रहा है, और किया जाना चाहिए आज के और उसके दौर को, क्योंकि भ्रष्टाचार के जिस तरह के बड़े बड़े आरोप मनमोहन सिंह पर लगे, और एक भी अभी तक साबित नहीं हुआ है, और आज पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त जो सरकार है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये मीडिया का काम है। जो मीडिया उस वक्त तमाम तरह के सवाल पूछता था, आज वही मीडिया गुलाम है, और उसके पास वो सवाल नहीं पूछ सकता है, और पूछता है तो ये पूछता है कि आपके बटुए में क्या रखा है, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे दौर को, बदलते दौर को, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह से याद करेंगे? देखिए, मनमोहन सिंह को अगर आप एक शब्द में कहें कि इतने प्रधानमंत्री में होने के बाद एक साधारण आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री, जो कि खुद एक साधारण था, वो चला गया। मनमोहन सिंह का मुझे याद है, एक मारुति कार में चलते थे वो, और जब प्रधानमंत्री हो गए थे तो वो एसपीजी वालों से कहते थे कि मुझे ये जो बीएमडब्ल्यू कार आप लेकर के आए हैं इसमें मजा नहीं आता है। तो एसपीजी वाले उनसे हंस के बोलते थे, सर ये आपकी सुरक्षा के लिए है, और अब आप प्रधानमंत्री हैं, और आप अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह नहीं हैं। दूसरा, मुझे याद है बॉम्बे में एक मीटिंग हो रही थी, हम शायद उस मीटिंग में थे, तो कुछ उद्योगपतियों ने कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं दोबारा। तो उन्होंने कहा आप बुलाइएगा, अभी तो इस महीने के हमारे पास बॉम्बे आने के पैसे खत्म हो गए। तब तक वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री नहीं थे, मैं आपको बताऊं। और ये
1991 से पहले की बात है। तो हम जब टिकट के पैसे होंगे तो आपके पास आएंगे। आज की डेट में जो प्रधानमंत्री कम से कम 5 लाख रुपए के औजार पहनते हों, घड़ियां, पेन, कुर्ते पजामे, जूते मिला करके, उनसे दीगर मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह आए, मनमोहन सिंह ने कॉमन आदमी की तरह काम किया। आज वीर संघवी ने बहुत बढ़िया ट्वीट किया है कि जिन लोगों ने मनमोहन सिंह पर लांछन लगाए और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म बनाई, उन लोगों को कोई हक नहीं है नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह के बारे में बात करने का। और इस देश को मैं आपको बताऊं, हमारे सीनियर रहे संजय बारू साहब, उन्होंने किताब लिखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। संजय बारू को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। उन जैसे अवसरवादी लोगों और के साथ काम करने से एक का चरित्र भी निकलता है कि किस तरह के लोगों को आप अपने साथ काम करने के लिए रखो, ये सवाल भी उठता है। बहरहाल 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन रहे थे, मुझे याद है मई का महीना था, वहां पहुंच चल रही थी, तब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ था। नारायण दत्त तिवारी चुनाव हार गए थे। उससे पहले नारायण दत्त तिवारी का नाम लिया जा रहा था कि नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये तय हुआ कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मनमोहन सिंह उनके घर गए 2-1 दिन, लेकिन नरसिम्हा राव बहुत बिजी थे, मिल नहीं पाए। और बात आई गई होगी, तब ये हुआ कि ओथ ली जाएगी। तो तब जाकर के सुबह सुबह उन्होंने फोन किया मनमोहन सिंह को, जो यूजीसी के दफ्तर में बैठे थे, कि आप आइए और वित्त मंत्री का जो है पद आपको देंगे और आइए ओथ लीजिए। तो वहां जाकर के राष्ट्रपति भवन में पता लगा कि ओथ लेनी है, और उसके बाद जब पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हुआ, तब जाकर के पता लगा कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हो गए। खस्ता हालत में था देश बंद था, देश की खिड़की खुली थी, लोग परेशान थे, 3% जीडीपी का डेफिसिट था, सोना गिरवी रखा हुआ था, उद्योग चल नहीं रहे थे, हालत खराब थी। 1991 में आप समझिए, रोजगार नहीं थे, विज्ञापन नहीं थे, टेलीविजन नहीं थे, कुछ नहीं था उस तरह का। आप देखिए, गल्फ वार शुरू हो गई थी, थोड़ा थोड़ा लोगों को सैटेलाइट का ज्ञान हुआ था। लेकिन वित्त मंत्री बनने के बाद 3 तरफा जो मनमोहन सिंह ने काम किया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, तो खिड़की खोल दी। और उस खिड़की का परिणाम है कि जो आज आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम लोग जो है 6 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ले जाएंगे। अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो ये जो कारों और स्कूटरों के लोन का मेला लगता था, ये कभी नहीं लगता। ये जो घरों की जो आज की डेट में 10 लाख की इन्वेंट्री इस देश में पड़ी हुई है, जो एफडीआई आया, वो कभी नहीं आता। ये ऐसे कई आयाम हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह ने को लगा कि ये अब जो है 1991 में दुनिया की बराबरी में अगर काम करना है तो आपको दुनिया के बराबर अर्थशास्त्र की आर्थिक इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। और वो खोला, उसका परिणाम हुआ, हालांकि उसके और बहुत सारे डिफेक्ट निकल करके आए, उनको चर्चा करेंगे बाद में। वो उसके दूरगामी परिणाम हुए। लेकिन इस इकोनॉमी को चलाने का जो काम था, और यूरोपियन इकोनॉमीज और अमेरिकन इकोनॉमीज और एशियन इकोनॉमी के समतर चीजों को ला जाने का जो काम हुआ, वो मनमोहन सिंह ने किया। और इसमें नरसिम्हा राव को की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि नरसिम्हा राव ने पूरा खुला छूट उनको दी। जब मनमोहन सिंह पूछने गए नरसिम्हा राव से कि हम क्या करें, तो नरसिम्हा राव ने ये कहा कि पूरा अधिकार है आपको, और आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको चालू करिए। आप समझिए कि लगभग 126-27 के करीब पीएसयूज का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने जो ठोस कदम उठाए, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। किस तरह से इसको गर्भ निकालने का काम मनमोहन सिंह ने किया, और लोग लांछन लगाते रहे। 2004 में तो जब सरकार बनी, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने
पेंशन का काम बड़ा किया, हालांकि उसके भी परिणाम सामने आ रहे हैं अभी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। देश फिर फंसा 90 के बाद और 2004 तक फिर दुर्गति हुई। लेकिन देश को निकालने का काम 2004 से 2014 तक जो एक रास्ता रोड मैप तैयार हो गया जिससे वापसी नहीं हो सकती है, वो काम मनमोहन सिंह ने शुरू किया। और आज जो खजाना भरा है, जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है, और जिस तरह से सारी की सारी इकोनॉमी की बागडोर चल रही है, उसके हालांकि वो एक इस रिजीम में क्या हो रहा है वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आम आदमी, मनमोहन सिंह कहते भी थे कि मेरा काम, प्रधानमंत्री तो मैं हूं, लेकिन मेरा काम है आम आदमी की पीड़ा को दूर करना, और मेरा काम आम आदमी की जो सुविधाएं हैं, जो जनमानस का धन है, उसके बल पर सुख भोगना नहीं है। मनमोहन सिंह साफ साफ कहते थे। आप बोलते थे, सुनते ज्यादा थे, मीठे थे, बड़े बड़े पोलाइट थे, बड़े थे। और जो एक एकेडमिशियन होता है, रात के 1 डेढ़ 2 बजे तक फाइलों को पढ़ना, नोट्स बनाना, उनका स्टाफ में जो लोग थे उनसे मेरी कई बार बात होती थी कि कह रहे थे 2 तो बज ही जाते हैं साहब, और रात को खाना खाने के बाद 3 4 घंटे मनमोहन सिंह खुद एक एक कागज देखते हैं और काम को चलाते हैं। आज की डेट में तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं फाइलें पढ़ना तो मेरा काम ही नहीं है, मुझे तो फाइलें कोई ब्रीफिंग सुनने की आदत है। तो ये कंट्रास्ट है चीजों को डिटेल में जानने वाले प्रधानमंत्री का और एक न जानने वाले प्रधानमंत्री के बीच में। हालांकि हम तुलना नहीं कर रहे हैं, जो कि मनमोहन सिंह कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में नरसिम्हा राव के बाद और मनमोहन सिंह के बाद कोई, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं पढ़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी सुनते थे। आप ये समझिए अटल बिहारी वाजपेयी की अभी पर जन्म शताब्दी मनाई गई है। लेकिन देश इतना बड़ा है, जब तक आप चीजों के अंतर्निहित द्वंद्व को समझेंगे नहीं, तब तक चल नहीं सकता। मनमोहन सिंह एक साधारण परिवार में पंजाब में, पाकिस्तान में जन्मे, और मात्र 15 16 साल की उम्र में अमृतसर से आकर के और किस तरह से गरीबी से जूझते हुए उन्होंने पूरा अपना संघर्ष चलाया, और उस संघर्ष से समझा चीजों को। कहते थे मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था, जो अर्थशास्त्र में मेरी दिलचस्पी हुई, कि दुनिया से गरीबी कैसे हटे, गरीब लोग क्यों होते हैं, किन किन देशों ने अपने यहाँ गरीबी से लड़ने का युद्ध लड़ा, ये उन्होंने पढ़ा। उसके बाद जाकर के मनमोहन सिंह ने यहाँ जाकर के सुधार किए, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी भी जो असमानता की लड़ाई है वो तो चली रही है, लोग अपने अपने स्तर पे काम कर ही रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह साफ कहते थे कि मेरी दिलचस्पी ये थी कि लोग गरीबी से कैसे लड़ रहे हैं, देश कैसे लड़ रहे हैं, उनको कैसे, उस गरीबी को कैसे दूर करना है। उस गरीबी के दूर करने के सवाल को का जो उन्होंने हल निकाला, वो मनमोहन सिंह की इस देश को देन है। और मनमोहन सिंह की देन है कि जो आज आईटी है, शिक्षा है, कंप्यूटर है, खास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें जो रिवोल्यूशन हुआ है, वो जो राजीव गांधी के टाइम से शुरू हुआ और मनमोहन सिंह ने उसको बढ़ाया, वो एक चमत्कार है इस देश में, और मनमोहन सिंह को इसीलिए याद भी किया जाएगा। बिल्कुल, और बहुत सारे तमगे हैं जो उनके साथ लगे हैं, उनके नाम के साथ लगे हुए हैं, जिस वजह से उनको याद किया जा रहा है और याद किया जाना चाहिए, क्योंकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं और जो दौर हमने देखा है, उसका कंपैरिजन तो होगा ही होगा, ये बिल्कुल एक तरह से वाजिब है। लेकिन यूसुफ साहब, क्या उन तमाम लोगों को आज माफी नहीं मांगनी चाहिए जो आज मनमोहन सिंह के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं? जब वो इस दुनिया से चले गए हैं तो वो बता रहे हैं कि वो कितने ग्रेट आदमी थे, कि उन्होंने इस देश के लिए किस तरह के रिफॉर्म्स किए। आज जो जहां हम देश खड़ा है खासतौर पर आर्थिक लिहाज से, या जब देश 2014 में जब मिला था नरेंद्र मोदी को, वो किस वजह से और किस तरह से मिला था, वो तमाम पत्रकार, वो तमाम विश्लेषक जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे लगता है कि मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पीएम की अगर हम बात करें तो उनमें उनका नाम सबसे ऊपर होगा जिंदा रहते हुए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को तो उनके जाने के बाद इतना क्रिटिसाइज अब किया जा रहा है।
क्या आपको नहीं लगता उन लोगों को शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए लोगों को? नहीं नहीं, शर्म तो सबको आनी चाहिए। बचपन से एक मुहावरा सुना था कि आसमान पे अगर थूकोगे तो वो मुंह पर ही आके गिरेगा। और दूसरी बात ये भी सुनी थी कि साहब जो कुछ आप कर्म करते हो कर्म सामने आता है। गीता का ज्ञान भी यही है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल देगा, वो सामने आएगा। और जो कुछ आपने जिंदगी में किया उसका कर्ज आपको यही चुका के जाना होगा। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस दुनिया से विदा हुए हैं, पूरी दुनिया उनके विदा होने का मातम मना रही है, शोक में डूबी हुई है, 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। तो ये जिन लोगों ने आसमान पे थूकने की कोशिश की थी, ये उनके मुंह पे आके गिरा है कि जो लोग आलोचना करते थे, आज उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शान में कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी इससे ज्यादा वक्त की मार और क्या होगी कि जो प्रधानमंत्री कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की इन्होंने इस कदर आलोचना की। मतलब ये कहना कि साहब रेन कोट पहन के बाथरूम में नहाने की कला तो सिर्फ डॉक्टर साहब को आती है, संसद में मेरी बात कहना कितनी शर्म की बात थी। लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह मैंने भी अनिल जी की तरह मेरा इतना ज्यादा लंबा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के तीनों कार्यकाल और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक मैंने भी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग की है। मानता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा बेजोड़ कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स में कोई दूसरा आदमी नहीं है। इसलिए मैं पॉलिटिक्स में कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये मानते थे वो पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के सामने एक बार ये बात आई, किसी ने मजाक में ये बात कही कि साहब अगर किसी पॉलिटिशियन को प्रधानमंत्री बनाया होता तो शायद कांग्रेस सरकार इतनी मुश्किलों से ना गुजर रही होती। तो उन्होंने कहा कि क्या आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को पॉलिटिशियन नहीं मानते? तो सारे पत्रकारों ने कहा कि नहीं साहब वो तो इकोनॉमिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह इज ओवर रेटेड इकोनॉमिस्ट एंड अंडर रेटेड पॉलिटिशियन। उनसे पूछा कैसे? बोले वो सिर्फ 14 साल के अपने राजनीतिक करियर में देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ गए, तो क्या आप उन्हें पॉलिटिशियन नहीं मानेंगे? 91 में वो पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद वो राजनीति में रहे, लेकिन ठीक 14 साल के बाद, 13 साल के बाद ही बल्कि वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो उनसे बड़ा पॉलिटिशियन कौन होगा? तो उनको और ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही भी थी जब उनसे सवाल पूछा गया कि मैं आपको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। डॉक्टर बाबू ने किताब लिखी थी जिसका जिक्र अनिल जी ने किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका बहुत ही सफाई से और बहुत बड़ा जवाब दिया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। तो ये मैं मानता हूं कि जितने लोगों को हमने पॉलिटिक्स में देखा है, सादगी की ऐसी मिसाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कायम कर गए हैं, कम से कम जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो हम किसी दूसरे नेता में देखने को नहीं मिलेगी। चाहे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में तो हमने उनका कार्यकाल कवर नहीं किया, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर राज्यसभा में जब वो विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की कई कमेटियों के वो अध्यक्ष रहे और उनकी रिपोर्ट दी, तो उससे कभी कभार मिलना जुलना होता था। तो जितनी सादगी से, जितनी आत्मीयता से, जितने अपनेपन से, जितने बड़प्पन से वो हम लोगों से मिलते थे, उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। एक बार का मुझे वाकया याद है, कांग्रेस का डेलीगेशन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गया था। मामला कुछ असम का था और असम में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके बाद कुछ मसला था, शायद ग्रांट वरांट का कुछ मसला था कि असम को नहीं दी जा रही थी। तो कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। हम 2-3 पत्रकार कांग्रेस दफ्तर में बैठे हुए थे और वहां पे हुआ कि क्या किया जाए क्या किया जाए। जब हमें पता चला कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह इस डेलीगेशन में थे, तो करीब 8:30-9 बजे के आसपास की बात है, मैंने उनको फोन किया लैंडलाइन नंबर पे और उन्होंने फोन उठाया। तो मैंने पूछा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात करनी है? उन्होंने कहा यस मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने सर आज आप प्रधानमंत्री से मिलने गए थे डेलीगेशन में, तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी कि क्या क्या बातें हुई। तो उन्होंने जितनी जानकारी हमें जरूरी थी उतनी जानकारी, थोड़ी जानकारी उन्होंने दी और उससे कहा था कि इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता और इसके बारे में आप कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है ऑफिशियल उनसे पूछ सकते हैं। तो मैंने एक कह सकते हैं कि मैंने कहा बोले नहीं नहीं काम है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप मुझसे इससे भी ज्यादा रात में मुझे परेशान कर सकते हैं, मैं आपके फोन से कभी परेशान नहीं होता हूँ। तो ये बड़प्पन देखिए उनका कि जो आदमी 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हो, कांग्रेस में लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में हो और उनका ये कहना एक पत्रकार से, तब तो बहुत
उतना तजुर्बा नहीं था। मेरे ख्याल में 2002 या 2003 के आसपास की बात, 2002 के आसपास की बात है। तो ये कहना कि साहब मैं रात को किसी भी वक्त आप मुझे फोन कीजिए, देर रात को फोन कीजिए, तो मैं परेशान नहीं होता आपको फोन पे। उसके बाद हालांकि एक दो बार और हमने उनसे फोन पे बात की, लेकिन जिस तरह की खबरें हमें चाहिए होती थी उस तरह की खबरें उनके पास नहीं होती थी, तो उसको उनको ज्यादा परेशान करने का मौका नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अक्सर जब प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई कार्यक्रम होता था तो बुलाए जाते थे, खासकर इफ्तार में या राष्ट्रपति भवन में वहां होते थे, वहां मिलते थे, तो बहुत ही आत्मीयता के साथ वो मिला करते थे। तो उन्होंने जो जब जब उनकी आलोचना हुई और जब जब उन पर तीखे हमले हुए, उन्होंने हम्म। अपना जो स्टाइल था आत्मीयता का, मृदु भाषी थे, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जी। उन्हें हमने कभी उत्तेजित होकर कोई बात कहते हुए नहीं देखा है। वो अभी सोशल हम्म। मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें सुषमा स्वराज ने उस पर कहा था कि भाई इधर उधर की ना बात करके बता काफिला क्यों लड़ा। क्या उन्होंने जवाब दिया कि भाई दो शेर उन्होंने पढ़े कि एक पहला उन्होंने पढ़ा कि जब हमें हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। जिसमें सुषमा स्वराज ने कहा कि साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक शेर पढ़ा है तो शेर का उधार नहीं रखा जाता, तो मैं भी इनका जवाब दो शेर से देना चाहूंगी। तो इस पर स्पीकर थी अपना मीरा कुमार, उन्होंने कहा कि साहब अगर आप दो शेर से जवाब देंगे तो एक शेर उन पे उधार हो जाएगा। फिर सुषमा स्वराज ने शेर से जवाब दिया और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर खड़े होकर कहा कि साहब अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, तो फिर उन्होंने वो पढ़ा के साहब माना तेरी दी के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो ये जो उनका स्टाइल था कड़वी से कड़वी बात कहने की, वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने ये कहा अपने कि भाई जब उसे पूछा गया कि भाई आपके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं और आपकी हम्म। छवि खराब हो रही है और आपको, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब जो इतिहास देखा जाएगा तो वो मीडिया की तरह या आज का जो विपक्ष है उसकी तरह मेरे प्रति इतना क्रूर नहीं होगा, ज्यादा दयालु होगा। और जब उनसे वो घोटालों पर सवाल पूछे गए, वो खामोश थे, जब उन्हें मौन मोहन कहा जाने लगा था, तो कितना बढ़िया उन्होंने शेर से जवाब दिया कि हजार जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, हजार जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ले। और जब भी उनसे ये बात हम्म। कही जाती थी वो हमेशा एक बात कहते थे कि टाइम विल टेल व्हाट आई डिड। तो उनका पूरा जीवन एक प्रेरणादायक जीवन रहा है, उससे सब सीख सकते हैं। कि कभी अनिल जी ने बताया कि किस तरह से वो बहुत कम उम्र में वहां से आए पाकिस्तान से, और उन्होंने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, कभी नहीं हम्म। बताया कि साहब मैं किस तरह हालत में आया और कहाँ पहुंचे। और उन्होंने हमेशा जिन हालात में वो रहे उन हालात में शुक्र अदा किया ऊपर वाले का और आगे बढ़ने की बात कही। और हमेशा अपने फैसलों से इस देश की जनता को कुछ दिया ही है। उनका मकसद सिर्फ यही था कि मैं अल्टीमेट, जो अनिल जी ने बताया कि जो अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है उसको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। और यही एक वजह थी कि उनकी सरकार में जब एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी, उस नेशनल एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो तमाम 6 फ्लैगशिप योजना यूपीए सरकार ने लागू की, और वो 6 फ्लैगशिप योजनाएं 2009 में इस सरकार की पहले से ज्यादा मैंडेट लेकर आने का सबब बनी, जिनमें एक मनरेगा थी, राइट टू इंफॉर्मेशन था, उसमें बड़ा काम था। और उसके हम्म। अलावा अर्बन, उन्होंने एक हेल्थ मिशन शुरू किया था जिसमें लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, उस तरह की चीजें थी। और जाते जाते जो उन्होंने काम किया, फूड सिक्योरिटी बिल, जिसका सपना था कि भाई हम्म। गरीब आदमी, कम से कम सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि साहब कोई आदमी जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कम से कम वो भूखा ना मरे, उसे खाने को तो कम से कम मिलता रहे। आदमी जीवित रहेगा तो संघर्ष करके अपने लिए नए रास्ते तलाशेगा, आगे बढ़ेगा। वो फूड सिक्योरिटी बिल वो लाए, हालांकि उस पर काफी आलोचना भी हुई, लेकिन उसी फूड सिक्योरिटी बिल के आधार पे मोदी जी पिछले 5 साल से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का डंका पीट रहे हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं। तो अगर वो फूड सिक्योरिटी बिल नहीं होता तो किस बिल के आधार पे इतने लोगों को राशन दिया जाता है, ये सोचने वाली बात है। तो आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है आर्थिक रूप से, जिस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, दरअसल उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जब वो बनेगी, जब भी बनेगी, उसकी नींव तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद। उस दलदल से देश को निकाला। और आज हम जिस लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ईएमआई पे किस्त लेकर करते हैं, हालांकि ईएमआई के अपने एक नुकसान भी है। किसी ने कहा था कि भाई ईएमआई ने इस देश की आत्मा को मार दिया है,
और इस देश में क्रांति नहीं होगी, क्योंकि हर शख्स जो है वो ईएमआई से बंधा है। लोग परिवार चलाने के लिए नहीं, ईएमआई भरने के लिए पैसा कमाते हैं। वो एक उसका दूसरा पहलू है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कुछ किया, अपने फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, और उसके बाद उस वक्त जो उन्होंने स्टेप लिए थे, उन स्टेप को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री बनने के बाद। उनके पास फुल फ्लैश पावर थी। उसका कोई उसे कोई उसमें कोई मतलब उसे कोई नकार नहीं सकता है। उनके योगदान को देश हम्म। कभी भुला नहीं पाएगा, कितने भी आ जाए, वो हमेशा के लिए अमिट हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा, वो तक कहते हैं कि साहब जब मैं कहीं आर्थिक मुद्दों पर फंसता हूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मशवरा करता हूं। तो ये उनका मकाम था। आप पॉलिटिकल राजनीतिक आलोचना में चाहे कुछ कह लीजिए, उपहास उठा लीजिए, या उन्होंने जो किताब लिखी, चलिए डॉक्टर बारू ने जो किताब लिखी, और जिस तरह से मैं जानता हूँ डॉक्टर बारू को, लेकिन वो मैं कहूंगा एक शब्द अगर उनके बारे में कहा जाए, तो डॉक्टर बारू ने किताब लिख के जो कुछ किया वो एक एहसान फरामोशी थी, कंप्लीट एहसान जी। फरामोशी। 4 साल वो शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा, और पत्रकारों के साथ उनका क्या कितना अहंकार उस शख्स के अंदर था, डॉक्टर बारू के अंदर, वो किसी से छुपा नहीं है। बाहर निहायत ही अहंकार से भरपूर रहते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कई बार उनकी कई बार हमने शिकायत की डॉक्टर बारू की, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कि आपने कैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा दिया है। तो उन्होंने कहा कि साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माफ कीजिएगा, ऐसी बात मैं कहने जा रहा हूँ। कांग्रेस के बड़े नेता थे तो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मजाक, हमने उनसे पूछा, मैंने साहब आपने कैसा ये आदमी बैठा दिया, ये तो बट्टाधार कर देगा। ये बात मेरे ख्याल में 2005 के आसपास की ही बात है। और जी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को एक ही व्यक्ति अपनी मर्जी से चुनने की आजादी मिली थी, तो उन्होंने डॉक्टर बारू को चुना था, क्योंकि पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल तो सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मिलकर बनाया था, सब पहले से तय था। और हम लोग अपने उस जमाने में, 2004 के जमाने में, हम लोग ये बात कहा करते थे कि 2004 में हम्म। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन विदेश मंत्री नटवर सिंह होंगे, ये बात है। और मैं बताऊं बुशरा हम्म। आपको, जिस दिन 15 मई 2004 में पार्लियामेंट में यूपी, मतलब उस जमाने का यूपीए जब नया नया बना था, उसके संसदीय दल की बैठक हुई थी। उससे पहले कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को नेता चुना गया था, संसदीय दल का। उसके बाद यूपीए के घटक दलों ने, यानी कांग्रेस के गठबंधन के सभी साथियों ने डॉक्टर सोनिया गांधी को अपना नेता चुना था, संसदीय दल का नेता चुना था। उस दिन मैंने अपने लाइव टेलीकास्ट में विजय चौक से ये बात कही थी कि सोनिया गांधी भले ही यूपीए के संसदीय दल की नेता चुनी गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसे सोनिया गांधी चाहेंगी। मुझे पहले से इस बात का था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। और उस वक्त करंट पे जो जितने पत्रकार कांग्रेस ट्वीट कवर करते थे, मैं अकेला पत्रकार था जिसने पहले से ये बात कही थी कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, प्राइम मिनिस्टर कोई और बनेगा। दो लोगों पर दाव था सिर्फ, जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी पर इसलिए क्योंकि प्रणब मुखर्जी को 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, बहुत जमाने के बाद। हालांकि एक बार बहुत पहले प्रणब मुखर्जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, शायद 60 में के मिले थे। उस बार कांग्रेस आला कमान ने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी पर एक तरह से दबाव बनाया था कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो कहीं ना कहीं ये था कि अगर प्रधानमंत्री बनाने के नंबर आता है तो उनको बनाया जा सकता है। लेकिन इस जी। पर बाद में उनकी बेटी ने जिक्र किया है कि जब वो मामला चल रहा था, सोनिया गांधी ने 17 तारीख को मना किया कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। और ये खबर मुझे मालूम है, 12 बजे मैंने ये खबर सबसे पहले अपने ऑफिस में दीदी से खबर ब्रेक की थी। और उसके बाद से सिर्फ एक ही नाम था, कांग्रेस के बाद तमाम बड़े नेताओं ने बताया कि उसके बाद सिर्फ एक नाम था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम था। तो उस तरह से वो बने। और जो बुनियादी सवाल आपने उठाया था कि साहब, जिन लोगों ने उनकी आलोचना की और आलोचना में बड़े सख्त अल्फाज किए, आज वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ने को मजबूर हुए हैं, इससे पता चलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद कितना ऊंचा है। और उन लोगों का कद तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पैरों के बराबर भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आसमान ने अपनी जो सजा है वो दिखा दी है, कर्मा सामने आ गया है। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की ताकत है। जब उन्होंने कहा था कि साहब इतिहास बताएगा कि मैंने क्या किया, तो इतिहास आज बता रहा है और सब लोग उसे सुन रहे हैं। ये समय की मार है, ये वक्त की बिल्कुल। मार है, वक्त से बड़ा कुछ नहीं।
बिल्कुल। और मैं देख रही थी तमाम न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस हैं, वो जिस तरह से मनमोहन सिंह के लिए वो कितने ग्रेट थे और वो कितने ग्रेट प्रधानमंत्री थे, और जिस तरह से अलग-अलग तरह की हेडलाइंस जो हैं वो इंग्लिश, हिंदी के अखबार जो हैं वो जिससे पटे पड़े हैं, वो भी एक तरह से बताने के लिए काफ़ी है कि उन्हीं मनमोहन सिंह के लिए इन्हीं अखबारों की हेडलाइंस क्या हुआ करती थी। हालाँकि ये पत्रकारिता का धर्म है, आप ज़रूर इस तरह से करिए, लेकिन उन्हीं पत्रकारों से आज ये पूछा जाना चाहिए कि तब जब वो मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज करते थे और उनके लिए तमाम अखबार से लेकर मीडिया चैनल सब रंगे पड़े होते थे, तो आज वही पत्रकार जो हैं वो गुलाम क्यों बन गए हैं? ये सवाल उठना बेहद लाज़मी है, जो अपनी ज़िम्मेदारियों से पूरी तरीके से एक तरह से बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने छोड़ी हुई हैं और जो कुछ करते हुए नज़र आते हैं, जो सवाल पूछते हुए नज़र आते हैं, वो हमारे सामने है। लास्ट कमेंट आपका अनिल जी, संक्षेप में, कि खास तौर पर वो लोग जिन्होंने एक एक अन्ना हज़ारे वहाँ थे और जो पूरा मूवमेंट उन्होंने चलाया, और उसके बाद उसमें से निकलकर एक पार्टी बनी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, उनमें से कई लोग हैं जो अभी भी कांग्रेस तक में भी हैं, और उन्होंने देश को ये बताया कि ये कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है, और उसके बाद वो सरकार गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और आज उसकी वजह से देश जो है, जो कुछ बा है, क्या वो लोग भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं? क्या उन लोगों की जवाबदेही देश के प्रति नहीं बनती है? देखिए, जो हुआ, जिस तरह का अन्ना आंदोलन चला और जिस तरह की ताकतों ने इस देश पे कब्जा करने का काम किया, वो छुपा हुआ नहीं है किसी के सामने भी। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से संघ ने जिसे अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, और जिस तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मनमोहन सिंह के बारे में कहनी चाहिए, और हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, मनमोहन सिंह का आकलन तो दुनिया करेगी, लेकिन जिन दिनों अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, एक भी आदमी ये कहने वाला नहीं था कि मनमोहन सिंह ने पैसे खाए हैं। 140 करोड़ के देश में कोई आदमी ये नहीं कह सकता था कि मैं मनमोहन सिंह को 1 रुपया दे करके आया हूं। भाजपा जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, जो कि 1 लाख रुपया लेते पकड़े गए। हर्षद मेहता कांड हुआ नरसिम्हा राव पे, उसमें अब पैसे लेते के बैग की बात हुई। लेकिन मनमोहन सिंह की जो खासियत थी, जिसके लिए मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा, वो अमेरिका के एजेंट थे, यूरोपियन यूनियन के एजेंट थे, वर्ल्ड बैंक के एजेंट थे, वो सब बातें बहस का विषय है। लेकिन 140 करोड़ के देश में और इन सब ताकतों के रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद मनमोहन सिंह अंत तक साधारण आदमी रहे, और मनमोहन सिंह ईमानदारी का पुतला रहे, व्यक्तिगत ईमानदारी का पुतला रहे। और तनख्वाह से लेकर के, जब वो कोई आदमी ये कहता है कि अब मैं प्रधानमंत्री निवास मुझे अगर नहीं मिलेगा तो मुझे अपना एक चंडीगढ़ का मकान बेचना होगा और एक वसंत विहार का मकान बेचना होगा, 140 करोड़ का प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी ये कहता है 10 साल प्रधान, तो कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह का कोई एक्सटेंडेड विजिटिंग कार्ड नहीं था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरह से, जो उनका एक्सटेंडेड विजिटिंग कार्ड है गौतम अडानी, इस तरह का कोई वो नहीं था। मनमोहन सिंह का कोई बैगेज नहीं था मनमोहन सिंह के साथ। मजे की बात यह, मनमोहन सिंह ने दो बड़ा क्लियर डिवीजन किया हुआ था, पार्टी, और पार्टी जो काम कराना चाहती है वो कांग्रेस देखे, देश को गवर्नेंस करने का और देश की आर्थिक गति गाड़ी चलाने का काम मैं करूंगा। उन्होंने एक बड़ा डिमार्केशन किया, जो कि अभी नहीं है और पहले भी नहीं था, नरसिम्हा राव के टाइम में भी नहीं था, कि प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी को अलग कर दिया था। पार्टी अलग चलेगी, प्रधानमंत्री कार्यालय अलग चलेगा। घपला नहीं किया, जो घपला अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी किया हुआ है। पार्टी, कार्यालय, संघ सबका घालमेल कर दिया है। यही नहीं पता चलता वो प्रधानमंत्री निवास कार्यालय कब रहता है, कब संघ का दफ्तर हो जाता है और कब बीजेपी का दफ्तर हो जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम में जो संजय बारू की बात की, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे कि संजय बारू प्रधानमंत्री कार्यालय में है, कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।
और वो मनमोहन सिंह के व्यक्तिगत और प्रधानमंत्री कार्यालय के सूचना अधिकारी है। कांग्रेस पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा डिफरेंस, डिवीजन करना इस देश के अंदर बड़ी बात है। मणि दीक्षित से मेरी जी बात होती थी, फॉरेन सेक्रेटरी रहे कई बार। विदेशों के मामले पे बड़े क्लियर थे वो, उन्होंने डिवीजन किया हुआ था कि मनी तुम मेरे अपना काम खुद करो, ये फॉरेन रिलेशन वाला, मैं इकोनॉमी का काम करूंगा। डिफेंस वाले मामलों को लेकर के हालांकि बड़ा सुधार किया उन्होंने डिफेंस को लेकर के, बड़ा क्लियर। जी ये जो डिवीजन ऑफ वर्क मनमोहन सिंह ने किया, और मजे की बात यह है जो ये भ्रष्टाचार जो हुआ कांग्रेस पार्टी जिसके कारण विदा हो गई, वो इसलिए हुआ कि मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रियों को कुछ ज्यादा छूट दे रखी और कांग्रेस पार्टी उस छूट में शामिल थी। अन्यथा तो काम बढ़िया हो सकता था, लेकिन ये बहस का विषय है। लेकिन मनमोहन सिंह जी अंत तक, मैं माखनलाल फोतेदार जी की मृत्यु हो गई तो हम उनके क्रिमेशन में गए हुए थे, तो मनमोहन सिंह से वहां बात हुई। तो मनमोहन सिंह जी से मैं बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि जो लंबा अरसा 40-45 साल का आपने देखा और जी इसमें जो इकोनॉमिक सुधार हुए, उसकी ताकत कहां से आई? तो उन्होंने मुझसे एक ही सेंटेंस में कहा, इस तरह हमारे प्रधानमंत्री की तरह बयान बाजा नहीं बताया, और मैंने भी कहीं आज तक लिखा नहीं क्योंकि बड़ी व्यक्तिगत बातचीत थी। उन्होंने कहा, त्यागी जी जी, गरीबी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़े दृष्टिकोण की जरूरत होती है, और हम गरीबी से लड़ना था इसलिए ये काम खुद हो गए, बाकी तो वाहेगुरु ने मेरी मदद की। ही वॉज वेरी रिलीजियस मैन। हाँ, जी तो बाकी मेरी वाहेगुरु ने मदद की। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो गपशप से निकल बिल्कुल करके लोगों से मिल के आते हैं, पता चलता है आदमी क्या है। और जी टोटलिटी में आप आदमी को एक मिनट में आउटराइट कर दें, ये नहीं होगा। कल को नरेंद्र मोदी का आकलन होगा तो पता नहीं कैसा आकलन होगा, उनको शायद इसका एहसास नहीं है। हाँ, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल में था जो लास्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पंकज कचौरी हमारे साथ। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि ही विल बी डिजास्टर्स प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने कहा कि जी नरेंद्र मोदी, और वो साबित हो रहा है, आप समझिए। तो मनमोहन सिंह कम बोलते थे, कम बोलने वाले आदमी को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। और बड़े शालीन थे और चुप रहते थे, ठीक है, परिस्थितियां थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजनीति बहुत गहरी है। वहां कब आदमी, कौन आदमी किस आदमी को धक्का दे के नीचे छलांग लगवा दे, ये नहीं पता लगता है। उसमें 10 जी साल सरवाइव करना है। और आसाम जैसे राज्य से आसाम में जो विकास हुआ है उसको लोग भूल रहे हैं अभी। आसाम के लिए जिस तरह से मनमोहन सिंह ने पूरा का पूरा एजेंडा तैयार किया और उसको निकाल करके लाए, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। लेकिन चुपचाप काम बिल्कुल करते थे मन। हाँ जी जी बिल्कुल चुपचाप काम करते थे और किसी चीज का ढिंडोरा नहीं उस तरह से पीटते थे और उनको ये लगता था उन्होंने जो काम किए वही लोगों तक जाएंगे, वही उनका प्रचार होगा। ना कि आज की तरह के काम तो किया नहीं कुछ, और प्रचार इस तरह से कि न जाने देश से इससे पहले शायद आजाद भी नहीं हुआ था, लोग तो ये भी कहने लगे, और ना जाने क्या क्या। तो हम वो दौर देख रहे हैं, वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देख रहे हैं, और आगे भी ना जाने और क्या देखना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि इतिहास उनके प्रति दयालु साबित हो रहा है, कम से कम आज के दिन हम ये कह सकते हैं। और उनकी तमाम जितनी उनकी योजनाएं थी, शायद उनके रहते उसकी बात इतनी हुई जितनी आज की जा रही है। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपका, शुक्रिया अनिल जी आपका भी जी शुक्रिया कार्यक्रम का बहुत हिस्सा बनने के लिए, समय के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।